नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। खास तौर पे प्राइवेट बैंकों को श्रेय दिया जाना चाहिए बाजार में सुधार का। आईसीआईसीआई हो या एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, सभी में एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए देख रहे हैं। हालांकि टिकना मुश्किल बना हुआ है, ऊपर के लेवल पर दबाव अब भी बरकरार है। एक और सेक्टर है मेटल, जो हम देख रहे थे पिछले 2 दिनों से कमजोर हो रहा था, अभी नुकसान में ही है। अभी अगर आप देखें तो नेट दिन के दौरान शॉर्ट पोजीशन ही बनी है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी में इस सेक्टर ने भी थोड़ा जोर तो लगाया है, हम कह सकते हैं। हालांकि बाजार में ओवरऑल जो ट्रेडिंग का मूड है, चुनावी नतीजों के पहले नई पोजीशन बनाने का जोश नहीं देखा जा रहा, लेकिन थोड़ी बहुत ऑप्शन बाइंग और राइटिंग दोनों तरफ का फिलहाल ट्रेंड चल रहा है। 9000 के ऊपर के स्तरों पर आज कॉल राइटिंग फिर से देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो है 9200 पे। तो बाजार में ट्रेडर्स शायद इस वक्त ये मान के चल रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा आए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे यूपी में सरकार बना ले और साथ ही गोवा और उत्तराखंड में भी उनकी सरकार बनती हुई नजर आए, तो भी 9200 के ऊपर निकलना मुश्किल होगा। उस लिहाज से हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर, जैसे आप प्रदीप मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव लगातार बन रहा है। 8900 के आसपास एक बार फिर निफ्टी दिखा है। देखिए, आज का लो 8900 के नीचे था, वहां तक तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन दबाव के घेरे में है। 30 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स। सेंसेक्स की भी हालत देख लेते हैं। यहां पर भी हमने देखा है करीब 100 अंकों तक से ज्यादा की गिरावट बनती दिखाई दी थी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 110 पॉइंट नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि दिन के लो से ये भी करीब 100 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स यहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिला। एक समय ऐसा था जहां पर 150 अंकों की गिरावट देखी जा रही थी, अब 120 पॉइंट नीचे है ये। और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की। इसमें एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन फिर से ऊपरी लेवल्स पर अटकता हुआ। एक और चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है डॉलर इंडेक्स, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं आज आखिरी सौदा में हमारी नजर कहां होगी। पीएनबी के एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन महिला दिवस के खास मौके पर हमारे साथ होंगी। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट का आईपीओ आज खुला है, इसमें पैसा लगाएं या नहीं, ये सवाल पूछेंगे। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के आशु बदान जुड़ेंगे हमारे साथ, और इसके अलावा रोज की तरह अभी क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर में। निफ्टी पर कॉल लेंगे 3 बजे और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी यानी आज लगाओ कल कमाओ की स्ट्रैटेजी होगी। और ये डॉलर इंडेक्स इस वक्त आपके सामने जो 102 की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही बुरा संकेत है हमारे लिए, क्योंकि अगर 102 के ऊपर ये निकलता है और टिकता है तो दिक्कत हो जाएगी। बाजार में आप दबाव बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिलहाल 101 से 102 के बीच काफी वक्त से घूम रहा है ये इंडेक्स, लेकिन जब भी ये 102 के करीब आता है तो हम भारतीय बाजारों में दबाव बनते हुए देखते हैं। और इसका कहीं ना कहीं ओवरहैंग जरूर है। प्रदीप, आज के वीक विकेट्स की बात करते हैं। मेटल्स में काफी कमजोरी पिछले कुछ सेशन से देखने को मिली और ये हावी है आज भी। वेदांता काफी पिटता हुआ 3% नीचे, जेएसपीएल में 2.5% की गिरावट। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं जहां पर ये मुनाफा वसूली का सिलसिला आज के सत्र में हावी है। इसके अलावा अगर आप देखें कौन सी कमजोर कड़ियां हैं, तो ऑयल एंड गैस में भी आज हमने देखा है ये इंडेक्स था जो सहारा दे रहा था पिछले हफ्ते, लेकिन केन, एचपीसीएल, ओएनजीसी, फेटरनेट, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में आज हमने देखा है काफी सेल साइड की पोजीशंस आती दिखाई दी है। इंडेक्स को नीचे क्या खींच रहा है, इसमें आप आइडिया पर फोकस कीजिए। एक्सिस बैंक, भेल, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, डीवीआर, ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिल रही है। और मिड कैप इंडेक्स भी कमजोर है, तो अब तक जो काउंटर्स काफी भाग चुके थे, चाहे वो एनएमडीसी हो, वो 5% टूटता हुआ। चीनी शेयरों में भारी भरकम मुनाफा वसूली हावी है। आईएलएफएस इंजीनियरिंग, अदानी पावर, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि बैंकों ने थोड़ी सी मदद की और तमाम निजी बैंक देखिए, येस, आरबीएल, कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, इन सब में कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दे रहे हैं। और एविएशन एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पर खड़ा है इंडेक्स, या फिर ये 3 शेयर जहां पर हमने देखा है एटीएफ पर टैक्स सिर्फ 1% पर दिल्ली सरकार ने लाया है, तो इंटरग्लोब, स्पाइस जेट एयरवेज में एक अच्छी उड़ान आती हुई 5% का उछाल इन स्टॉक्स में। और वहीं हमारा फेयर एंड ग्रीक बीटर क्या बता रहा है, ये देखते हैं। 45 के पास ये लगातार बना हुआ है, यानी बाजार में फिलहाल रुख थोड़ा कमजोरी का ही है। बाजार से पैसे निकलते हुए नजर आ रहे हैं दरअसल आज, ये हम कह सकते हैं। और आइए बाजार की तरफ लौटते हैं और हमारे एक्सपर्ट की राय यहां पर लेंगे। सुमित बगड़िया हमारे साथ बने हुए हैं।
आज के ट्रेड में जिस तरह से हमने देखा रिकवरी हुई, लेकिन मार्केट टिक नहीं पा रहे। कुछ खास स्टॉक्स और सेक्टर्स की तरफ अगर रुख करें तो सुमित, साफ तौर पे सबसे पहले तो मेटल्स की बात होगी। वेदांता और हिंडाल्को निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखी है, लेकिन अभी लग रहा है कि यहां पर काफी हद तक मंदी की पोजीशन ही बनी है आज के दिन। क्या लगता है आपको, कल और आज में अभी भी मौका है यहां पे बेचने का, शॉर्ट करने का, या नहीं? नहीं प्रदीप जी, अब नहीं मौका है। ये ऑलरेडी गिर चुके हैं स्टॉक ऊपरी लेवल से और अब ये लोअर लेवल पे सपोर्ट के पास आ चुके हैं। सपोर्ट के हो सकता है शायद यहां से 1-1.5% की फॉल और देखने को मिले। वेदांता की अगर हम बात करते हैं तो 253 के आसपास, 52 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा फॉल जरूर देखने को मिल सकता है ₹2 के आसपास का, बट ओवरऑल लगता है कि ये चैनल के लोअर सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं और यहां से वापस पुल बैक हमको देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेटल स्टॉक का स्ट्रांग है। ऊपरी लेवल से हमको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है सभी मेटल स्टॉक के अंदर। अगर हम प्योरली वेदांता की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यहाँ से कुछ थोड़ी सी गिरावट आती है तो बाय करें, 240 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 270 से 280 के लेवल हमको जल्दी ही वापस देखने को मिलेंगे। आई थिंक यहाँ से जल्दी जैसे रिकवरी स्टार्ट होगी तो वन में तेजी हमको देखने को मिलेगी दोबारा। ओके, तो ये फिलहाल मूव वेदांता में देखने को जरूर मिलेगा। जेट पर आपकी क्या सलाह होगी सुमित, बताइए तो। देखिए, जेट ने ऑलरेडी पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा मूव दिखाया हुआ है और ऐसा लगता है कि ये मूव कंटिन्यू करेगा। स्टॉक ने 450 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। 450 के ऊपर ब्रेकआउट देने का मतलब ये अब ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 480 से 500 के लिए तैयार हो चुका है। आई थिंक जेट के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय अगर कोई प्रेजेंट लेवल्स पे करता है तो बिल्कुल किया जा सकता है। इमीडिएट पहला पड़ाव 200 डीएम में 480 के पास आता है तो वो टारगेट होगा और उसके बाद हमको 500 के लेवल देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई गिरावट मिलती है तो खरीदारी के मौके होंगे, अदरवाइज सीएमपी पे भी बाय किया जा सकता है। गेल पे एक बार नजर डालिए, काफी पोजीशन बन रही है, करीब 25% के आसपास बिल्डअप देखा जा रहा है और मंदी हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखने को मिला है, बट अभी तक स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिला है। गेल ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, कंसिस्टेंट मूव दिया है और एक अच्छी रैली दिखाई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। आई थिंक तेजी मेंटेन रहनी चाहिए। गेल के अंदर बाय कीजिए। 500 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, टेक्निकली भी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक फ्रेश वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। 500 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है। ऊपर में अगर जैसे ही ये 525 के लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमको 540 से 550 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 500 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है। वॉकहार्ट के लिए आज हमने देखा था कुछ नेगेटिव खबरें आई थी और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन इस समय 0.5% ऊपर। क्या ट्रेड लेंगे आप इसमें? वॉकहार्ट के अंदर हमने देखा है पिछली बार जब भी अब नेगेटिव न्यूज आती है इसके अंदर स्टॉक एक फॉल देता है और वहीं से रिकवरी स्टार्ट करता है। सेम इस बार भी ऐसा ही वॉकहार्ट के अंदर हुआ है। आई थिंक स्टॉक अपना बेस बना चुका है, यहां से तेजी के लिए स्टार्ट कर रहा है। जैसे ये स्टॉक ऊपर के अंदर 770 के लेवल ब्रेक करेगा तो हमको ये स्टॉक के अंदर 850 से 850 तक के लेवल्स जल्दी ही कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक वॉकहार्ट के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है। 740 से 730 के आसपास बाय करें। 700 705 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 770 और 800 के टारगेट होंगे वॉकहार्ट के लिए। भारत फाइनेंशियल्स में बड़ी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है, क्या कहते हैं आप? यस, बिल्कुल। भारत फाइनेंशियल्स के अंदर हमने ऑलरेडी रिकवरी देख ली है और अभी ऐसा लगता है कि ऊपर में 880 और 900 के लेवल दिखाएगा। आई थिंक एग्जिस्टिंग पोजीशन जिन्होंने भी ली है कल और आज के अंदर पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाय भी बन रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले ये 835 के आसपास ट्रेड करा था, अभी ऑलरेडी हमने ₹10 का मूव देख लिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिप आता है तो बाइंग करें भारत फाइनेंशियल्स को, क्योंकि बेस्ट स्टॉप लॉस जो अभी बैठ रहा है वो 800 के नीचे के लेवल्स का बैठ रहा है। तो थोड़ा सा डिप पे बाय करना है। ऊपर में इमीडिएटली रेजिस्टेंस रहेगा 880 और 900। ये टारगेट्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज ऑटो कंपनियों में काफी वीकनेस है। अगर आप देखेंगे M&M करीब 1% नीचे, टाटा मोटर्स में भी दबाव, मारुति में भी कमजोरी। इनमें से अगर एक शॉर्ट का ट्रेड लेना हो क्या होगा वो? देखिए, शॉर्ट साइड में एक बार अगर हम देखें तो दबाव तो हमको देखने को मिल रहा है ऊपरी लेवल से। M&M के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टॉक ने 200 DMA का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। 1330 1340 का लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक दबाव देखने को मिल सकता है और नीचे में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको 1280 या 1270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी गिरावट या बड़े मंदी के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, छोटा सा प्रेशर दिख रहा है। शायद वो 30 से 40 रुपए का फॉल दे सकता है। 1280 1270 का सपोर्ट है, वहां तक फॉल आता है तो लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से बाय करें। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर यहाँ पे सेल करते हैं 1330 का स्टॉप लॉस लगाएं। शुक्रिया सुमित, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो ये फिलहाल वो एक्टिव काउंटर्स इस समय जिसमें आप ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं।
लेंगे एक छोटा ब्रेक। इस मोड पर आगे दोनों एक्सपर्ट्स हमारा साथ देंगे। अविनाश कुरक्षकर बताएंगे आपको बाजार के फंडामेंटल्स और एक टेक चेक के लिए बात करेंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव से। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ जुड़ेंगी पंजाब नेशनल बैंक की एमडी और सीईओ उषा जी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और भारतीय बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। 8,900 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश बरकरार है। अभी 25 अंकों की गिरावट पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स में भी 100 अंकों की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पर 45 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही। तो कोशिश है कि ये इंडेक्स किसी तरह स्थिति को संभाल ले, ये इसी से सपोर्ट मिला है, वरना बाजार की स्थिति आज काफी नरम दिखाई दे रही है। लेकिन आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया और बाजार की कुछ दिग्गज महिलाओं से। और इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ रही हैं पंजाब नेशनल बैंक की एमडी और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यन। उषा जी, आपको भी महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और ये हम कह सकते हैं कि आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी। आपका अब तक का सफर कैसा रहा है, खासकर कॉर्पोरेट इंडिया में और बैंकिंग जगत में? मैं तो चेन्नई में मेरा स्कूलिंग और कॉलेज किया है और चेन्नई की वासी होकर वहाँ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडी करके फिर फॉर अ शॉर्ट वाइल मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक स्पेशलिस्ट पद पर एक्चुएरियल असिस्टेंट करके ज्वाइन किया था। और वहाँ वो एक्चुएरियल साइंस का थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह अच्छा लगा मुझे, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद मेरा एमएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होने पर बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑफर आया था एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन प्लानिंग। तो मैं इतना खुश हो गई दैट हम जो पढ़ाई किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में उसकी एप्लीकेशन हो सकती है ये पद पर, इसलिए एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में मैं ज्वाइन की थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहाँ 28 साल काम करके और अलग अलग पोजीशन में प्रमोशन लेकर और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में वन कैन रीच द हाईएस्ट पोजीशन जो मिल सकता है, वो तो एक महाप्रबंधक का रूप में, जनरल मैनेजर का रूप में। तो वहाँ पहुँच के फिर ईडी का सिलेक्शन हुई थी। फिर मैं पंजाब नेशनल बैंक में 28 महीना ईडी का रूप में काम की। फिर मैं 21 महीने अपना देश में नया खुला हुआ भारतीय महिला बैंक में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन में गई थी। फिर वापस एमडी और सीईओ बन के पंजाब नेशनल बैंक में अभी 18 महीने से काम कर रही है। तो जर्नी हैज बीन लॉन्ग और इसमें बहुत सीखने को मिला है और अलग अलग एक्सपीरियंस मिला है। और इसके साथ साथ मेरा एमएससी के साथ मैंने एमए भी किया था एंशिएंट इंडियन कल्चर में। वो बैंक में कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इट वॉज अ लेबर ऑफ लव। और ये सब मिलके हमें नॉलेज भी दिया है, लर्निंग भी दिया है और अलग अलग सीनियर्स के साथ काम करने में बहुत सीखने को मिला है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी हुआ था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हुआ था। ये सब इकट्ठे होके और एक एक स्टेप में आगे आगे बढ़कर आज ये पोजीशन में आई हूँ। और इट इज रियली, हम लोग को कोई लोग इंस्पिरेशन थे, हम लोग किसी लोग को देखे ऐसे बनना है, इनके जैसा काम करना है, ऐसे बचपन से कोई लोग को देखते थे, स्कूल में देखते थे। काफी सफल रही और आप अकेली नहीं हैं। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई में है, या प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए तो चंदा कोचर है, शिखा शर्मा है, कल्पना मोरपारिया है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ओवरऑल अगर आप पार्टिसिपेशन देखें पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आज भी महिलाओं की भागीदारी कम है। नहीं, आप देखेंगे तो कभी भी इवन बिफोर इवन ड्यूरिंग वो 80-90 वो टाइम में देखेंगे तो भी महिला प्रेफर करते थे प्रोफेशंस लाइक बैंकिंग, क्योंकि एक डेस्क जॉब है और इंश्योरेंस, ये दोनों फेवर्ड सेक्टर थे।
और पहले जमाने में क्या, ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, फैमिली को सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए काम में आते थे। लेकिन आजकल मैं बोली एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैव बिकम सो मच, और हम देख रहे हैं अगर 1000 लोग को हम रिक्रूट करें हैं, लगभग 600 कैंडिडेट्स या ऑफिसर्स या क्लर्क्स जो भी रिक्रूट करते हैं वो तो महिला है। स्टिल प्रेफरेंस इज देयर। ऑफ कोर्स आज आपको बहुत वैरायटी मिलता है। पहले जमाने में आपको बीए, बीकॉम, बीएससी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज थे। जो भी है, बीएससी जूलॉजी भी करके बैंकिंग में आते थे, बीकॉम करके भी आते थे। ऐसे आजकल आपको ऑप्शंस बहुत है और चॉइसेस इतना है, और पेरेंट्स भी परमिट करते हैं। जो कोर्स, किसी को फोटोग्राफी में स्पेशलाइज करना है वो महिला होके पेरेंट्स तो एंकरेज करते हैं, किसी को इंटीरियर डेकोरेशन में करना है, किसी को इवेंट मैनेजमेंट में जाना है। ऐसे नहीं है हमको बीए बीकॉम करके बैंक में ही आना है। इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जिसको जो पसंद है वो लाइन चुनकर जा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी अभी बहुत हो गया है। सो जो भी स्पेशलाइजेशन होता है उसमें उनका चल जाता है और अच्छे काम कर रहे हैं अभी। मैम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी एनपीएस पर। ये सब लोग जानना चाहते हैं कि सरकारी बैंकों में जिस तरह से एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार बैड बैंक की तैयारी कर रही है। क्या यही तरीका काम करेगा स्थिति को शायद नियंत्रण में लाने के लिए, सुधारने के लिए? देखिए, देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस एंड टूल्स अवेलेबल है आज। 2 साल पहले जो था, आज का थोड़ा अलग ही है। आपको वेरियस टूल्स, द रेगुलेटर इज ऑल्सो गिविंग यू वेरियस ऑप्शंस टू डील विद द अकाउंट्स। और इसमें क्या हो गया, अभी हर एक अकाउंट के लिए ऐसे तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है। एक एक अकाउंट की एक एक तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। और आप जब ये खास तौर एनपीए की बात करने में, आप तो लार्ज अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। लार्ज अकाउंट्स तो बड़े बड़े कंसोर्शियम चलाते हैं, 30 बैंक्स, 40 बैंक्स, तो सबका मिलजुल के एक डिसीजन लेने को भी थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा है, ये टूल्स तो काम करना है, तो अभी तक हम तो बहुत सक्सेस देखा नहीं है इसमें, लेकिन certain changes have been introduced, certain I would say modifications have been brought out, but still it is just not a formulated or just a straight through formula which you can apply and get the resolution. इसमें बहुत बैंकर और कस्टमर या लोन कस्टमर जो भी है वो दो ही नहीं है, इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स है। कभी इन्वेस्टर आते हैं, कभी मैनेजमेंट चेंज के लिए कोशिश होता है, तो कई तरीके का स्टेक होल्डर्स है, तो सब लोग मिलके काम करना है हमारा। और एक आप देख सकते हैं, अभी आजकल बैंक्स साथ में मिलके काम कर रहे हैं, अलग अलग से अकाउंट को अटैक नहीं कर रहे हैं, सब मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं, सब सीनियर लेवल पे। और इसमें से कुछ सोल्यूशन देख सकते हैं, मैं बोल नहीं सकती हूँ ऐसा होएगा ही, बट एक नजर तो है कुछ होएगा करके। ये बात आपने बिल्कुल सही की। सबसे बड़ा जो मकसद है इस वक्त बैंक्स का बैड बैंक बनाए, तो उसके पीछे कि सब मिलकर एक जगह पे फैसला लिया जाए और जल्दी लिया जाए। लेकिन उषा जी, जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कई बैंकों ने पैसे जमा करने और निकालने के लिए चार्ज लेना शुरू कर दिया है। कस्टमर तो बहुत नाराज हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, चार्जेस यू कैन, एज यू सेड, ये तो डिटरेंट भी हो सकता है। अभी तो टाइम्स आ गया है, ज्यादा से डिजिटल पुश हो रहा है, चैनल्स आर अवेलेबल। इवन पहले क्या था, बैंक्स का अपने आप ऐप चला रहे थे, लाइक पीएनबी का एक पीएनबी किटी है, और कई तरीके बैंक्स एक एक नाम में उनकी वॉलेट्स है, और अदर बाकी सुविधा भी है, मोबाइल बैंकिंग का सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग का, बहुत कुछ है। अभी कैश की डिस्करेज करने के लिए ये भी एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट एनकरेज करने का है, उसको बढ़ाना है। इसके लिए एक वन वे ऑफ डूइंग इट हो सकता है। और दूसरा, बैंक्स आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, हम तो सब सर्विसेज फ्री चलाने में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली बैंक्स हैव टू बी सीन एज कमर्शियल एंटिटीज, तो कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस तो लगाना ही पड़ेगा। बैंक में आते हैं, काउंटर स्टाफ के
ये लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग से 5,000 रुपया काउंटर में आके विड्रॉ करने के बदले वो एटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका मकसद ये है कि लोग ब्रांच में ना आए, एटीएम का उपयोग करें, डिजिटल का उपयोग करें, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच में आने से लोगों को हतोत्साहित करने की, डिस्करेज करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी महिला दिवस के मौके पर, और आपको एक बार फिर से बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट अब जुड़ रहे हैं, जॉइंटर कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश कोरक्षकर और मार्केट एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आप दोनों का ही। एक खबर अविनाश यहाँ पे जो कुछ देर पहले हमने बताई थी एविएशन को लेकर, उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। पहले खबर आई कि दिल्ली सरकार ने सेल्स टैक्स 25% से 1% कर दिया, तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अब जो डिटेल आया है कि ये केवल नॉर्थ ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स के लिए ही हुआ है। हालांकि आप देखिए जेट या दूसरे एविएशन स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हुए तो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। एक बार वो चार्ट्स देख लेते हैं इस जानकारी के बाद। अब कैसे ट्रेड कर रहे हैं? अभी बढ़त के साथ ही चल रहे हैं ज्यादातर, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप, आई थिंक ये डेफिनेटली ये जो प्राइसेस बढ़े हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो चुका है। शायद मार्केट्स को लगा है कि अक्रॉस इंडिया ये कट हो गया है। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में तो काफी छोटा पॉकेट है, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मार्केट्स को पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग मार्केट एज फार एज एयर ट्रैफिक इज कंसर्न, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर देखने को मिलेगी। ये मेरे ख्याल से न्यूज बेस्ड इवेंट है, और इसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली स्पॉट प्राइसेस में देखा था, लेकिन उतनी तेजी से शायद आपको करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। ओके। इसके अलावा अगर हम नजर डालें कुछ और स्टॉक्स पे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है। करीब 5.5% का उछाल यहां पे आया है, और इनफैक्ट 2-2.25 लाख शेयर्स के करीब ट्रेड अभी पिछले कुछ मिनटों में ही हुआ है। और देखिए ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं, आप ये समझिए कि एनएसई पे पूरे दिन में 3 लाख शेयर्स ट्रेड नहीं हुए, 2,96,000 हुए हैं, और इसमें से 2-2.25 लाख शेयर्स अभी ट्रेड हुए हैं, और उसके साथ ही ये उछाल आता हुआ। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको? आई थिंक सिग्नेचर्स तो ये स्टॉक के पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, और नीचे में अच्छे पैटर्न बना के अभी ये चल रहा है। और अभी इसने अपना पिछला, अगर आप देखें क्वार्टरली स्विंग हाई देखें, करीब 282 के आसपास था, वो इसने उसको डिसाइसिवली निकाला है। अभी आई थिंक आधा घंटा रह गया, और मोरलेस उसके ऊपर बंद आना चाहिए। तो आई थिंक क्लियरली एक 300-310 की रेंज में जाने का पूरा इसका चांस है, और वहीं पे इसको फिर और हर्डल्स मिलेंगे। बट आई थिंक 300-310 तक ये स्टॉक डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। तो अगर किसी को करना है तो एक सूटेबल, आई थिंक एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से बाय करें, और 300-310 का टारगेट ध्यान में रखें। अविनाश, जेएसएल स्टेनलेस एक स्टॉक है जिसमें हमने देखा है बीते हफ्ते भी काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। देखिए स्मॉल टिकट साइज है, 64 रुपीज का शेयर है, और इसमें काफी रनअप देखने को वैसे ही मिला है। इस साल की बात करें तो पहले 3 महीनों में 70% के रिटर्न्स। ये स्टोरी आपको कैसी लगती है? क्या इसमें कुछ खास ड्राइवर है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा, आई थिंक क्लियरली जिस प्रकार का प्राइस का मूवमेंट अगले 2 हफ्ते में हो चुका है, मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली छोटा शेयर होने के कारण परसेंटेज गेन्स हमको ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अर्निंग्स की अगर रिकवरी FY18 में आती है, और होपफुली अगर अर्निंग्स रिकवरी मोड में ट्रैक्शन अच्छा दिखता है, तो डेफिनेटली इवन फ्रॉम दिस बेस वैल्यू डेफिनेटली वैल्यू बन सकती है। बट मेरे ख्याल से कोई भी निवेश करने के पहले मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कि क्लियरली आई थिंक इस क्वार्टर में, दैट इज 4th क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक शेयर काफी भाग चुका है, तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच, और कोई गिरावट होगी तो ही मैं खरीदूंगा। मार्केट ब्रेथ इस बीच आप देखिए लगातार कमजोर होती जा रही है। अब अभी सिचुएशन ये है कि अगर 4 स्टॉक ऊपर हैं तो 9 स्टॉक्स नीचे हैं। यह दिन का शायद सबसे कमजोर इक्वेशन होगा बाजार के लिए। कुछ खास स्टॉक्स पे अगर हम नजर डालें, ट्रेडर्स की पसंद के शेयरों में बलरामपुर चीनी पे मेरी खास तौर पे नजर पड़ती है, जो अब करीब 5% नीचे आ गया है, और औसत से 25% ज्यादा वॉल्यूम के साथ। सर्वेंद्र, यहां पे क्या आपको लगता है कि ट्रेडर्स को एक बार एग्जिट ले लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स पे है, और वहां से कूल ऑफ हो रहा है। बट अगर थोड़ा सा स्लाइटली लंबा नजर रखें तो आई थिंक पिछला भी सपोर्ट इसका इसी एरिया में था, 143, 144। तो अगर इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से 143 टूटने दें और फिर प्रॉब्ली एग्जिट करें। फिलहाल तो एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, बट इसमें क्रूशियल ये देखना होगा कि आई थिंक जो रॉ शुगर के प्राइसेस हैं, आई थिंक उसी में एक ब्रेकडाउन आया है। अगर आप देखें इंटरनेशनल चार्ट जहां मैं देखता हूं, आई थिंक लास्ट 3-6 महीने के लोस टूटे हैं वहां पे। इसके लिए आई थिंक चीनी में थोड़ा प्रेशर है।
बट आई थिंक समझ जाना चाहिए, और अगर ये टूटता है 143 तो आई थिंक अराउंड 130 132 काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं, वहां पे स्टॉक रुकना चाहिए। लेकिन जिस तरह की डेफिसिट की बात पर ये स्टॉक्स चले थे, अविनाश फंडामेंटली आप स्थिति को कैसे समझें? क्योंकि असमंजस तो होगा जिस तेजी से ये काउंटर्स अब करेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली जिस प्रकार का सप्लाई डेफिसिट हर्षदा शुगर में आगे दिख रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाले कम से कम 2 क्वार्टर्स शुगर कंपनीज के लिए काफी अच्छे रहेंगे। हालांकि टेक्निकली वीक है, बट अगर हम फ्रंटलाइन कंपनीज की बात करें जैसे बलरामपुर चीनी, धामपुर, द्वारिकेश, तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यू डेफिनेटली बनती है। मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी में कोई भी गिरावट में आई वुड प्रिफर टू डेफिनेटली बाय द स्टॉक, क्योंकि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार की क्रशिंग कैपेसिटी है, हमको लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स भी बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली फंडामेंटली पिक्चर काफी अच्छा लग रहा है, और होपफुली अगर सप्लाई क्रंच और बढ़ता है तो यू विल सी अ बिग स्पर्ट इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। अविनाश, आपका टॉपिक क्या रहेगा फिर इस पूरे पैक में? आई थिंक टॉपिक अगर बोले तो बलरामपुर चीनी रहेगा और दूसरा धामपुर रहेगा। हमको लग रहा है कि ये दोनों ही शेयर्स में शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर शुगर प्लेज है, और इसमें डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अच्छी बढ़त पॉसिबल है। तो इवन एट दीज लेवल्स आई वुड बी अ बायर, बट टेकिंग अ 6 मंथ काइंड ऑफ सिनेरियो। ओके, वक्त हो चुका है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको एक स्टॉक दिखा दे, बल्कि 2 भारत फाइनेंशियल और जुबिलेंट लाइफ, जिनमें काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इन स्टॉक्स पे क्या चल रहा है, अपने एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेंगे। लौटकर हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके होंगे, रेलिगेयर के आशु मदान भी लौटेंगे तुरंत। और अब 3 बज चुके हैं, निफ्टी कॉल की बारी है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है MTNL को लेकर, और स्टॉक जिस तरीके से बढ़ा है। आपको एक बार हम ये बता दें कि पिछले कुछ ही मिनटों के अंदर करीब 75 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं यहाँ पे, और अब दिन का वॉल्यूम इसके बाद आप देख सकते हैं करीब 1 करोड़ 45 लाख पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें बड़ा हिस्सा अभी ट्रेड हुआ है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि BSNL MTNL मर्जर पे कैबिनेट की मंजूरी मांगी जाएगी। टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से यह खबर आती हुई मई तक कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो अभी योजना ही है, लेकिन देखिए आप MTNL और इसके पीछे एक और स्टॉक चल रहा है, वो है ITI। चूंकि ये भी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है, तो 4-4.25 लाख शेयर्स यहां भी ट्रेड हो गए, और तेज उछाल दिन के हाइस पर यह भी पहुंच गया है। इन दोनों स्टॉक्स पे राय लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की, लेकिन निफ्टी कॉल सबसे पहले हर रोज की तरह 3 बजे JK जैन कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के हमारे पहले एक्सपर्ट निफ्टी पे बाई कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 8,880 पे, टारगेट 9,000 के। 2 से 3 दिनों में ये टारगेट आने की उम्मीद है। नीरव अखारिया ग्लोब कैपिटल के निफ्टी पर बाई कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 8,890 का है, टारगेट 8,955 का। 1 से 2 दिनों में ये टारगेट भी अचीव होगा। सर्वेंद्र, आप तो हर रोज मंदी करवा रहे हैं, आज भी वही करेंगे? नहीं, देखिए मैं हर रोज मंदी मतलब ये रेंज में ऐसे फंसा हुआ है, ना तो ऊपर निकलता है और ना तो नीचे जाता है। तो अब साइड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि और साइड मैंने जैसे बोला लास्ट एक 10-15 दिन से जो सिग्नेचर दिख रहे हैं, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया था कि जिस तरह से ब्रेथ लास्ट 10 दिन से बिहेव कर रही है कि मॉर्निंग में ऊपर खुल के शाम तक में बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, तो ये मेरे हिसाब से कोई तेजी के तो संकेत नहीं है कि इनमें से कोई ब्रेकआउट निकल के टिक पाएगा। तो मैं अगेन कॉन्ट्रेरी रहना चाहूंगा, इवन दो रेंजेस अभी टूटी नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि ये रेंज नीचे ही टूटनी चाहिए आइडली, और मैं 87-8750 का टारगेट लेके चल रहा हूं, और हो गया एक हफ्ता, बट उसी ट्रेड की तरफ रहूंगा और 9,006.60 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। बिल्कुल सर्वेंद्र, लेकिन मेरी जो राय है दरअसल कि आप देखिए ऐसे बड़े इवेंट के पहले चार्ट की थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कि अगर आपको बड़ा गैप अप मिले तो क्या पता क्या लेवल देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हाँ, नीचे जाना तो चाहिए, मार्केट ओवर हीटेड तो जरूर है काफी हद तक, लेकिन शायद पहले ऊपर चला जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये जो भी कॉल लेंगे, मेरा ख्याल है कि आपकी कॉल आज और कल के लिए होगी, क्योंकि देखिए कल शाम को एग्जिट पोल का रिजल्ट आने के बाद परसों गैप अप या गैप डाउन मिलेगा, और मंगलवार को भी फिर से हो सकता है कि ऐसा ही एक बड़ा मूव मिले। नहीं, बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन का ही कॉल है, और डेफिनेटली यहाँ से रिस्क तो है। जो भी अब ये ट्रेडिंग कर रहा है उसको ये समझ के ही करना है कि फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली रिस्क है, गैप अप का रिस्क है, 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो बिल्कुल लग सकते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। और अगर आपको रेगुलरली ट्रेडिंग करनी है तो वो रिस्क तो लेके चलना ही है, उसी रिस्क के साथ मैं ये ट्रेड डाल रहा हूँ।
कल तो मेरे ख्याल से हम BTST नहीं करेंगे। जी देखिए संदीप आगले क्या कह रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। संदीप हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ भी गए हैं। संदीप बताइए क्या किया जाए इस समय फिर। हर्षदा आफ्टरनून मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं है, मैं ना तेजी करना चाहूंगा ना मंदी करना चाहूंगा। 8850 8950 ये बैंड से जब तक निकलता नहीं है वो ट्रैप हो सकता है, तो मैं वेट करूंगा। नॉर्मली मतलब ऐसे दिन साल में 2-3 ओकेजन आते हैं जहां पर क्लैरिटी होती नहीं है, तो मैं ये बैंड में से निकलने के लिए वेट करूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लूंगा। चलिए सबसे सही सोल्यूशन जब कुछ समझना आए तो ट्रेड से दूर रहें और वागले साहब उसी पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए फोकस के लिहाज से कुछ काउंटर्स जो एक्टिव रहे हैं ऑटो कंपनियां, लेकिन यहाँ पर भी सेल साइड की पोजीशंस ही ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और टू व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स कोई अछूता नहीं है इस बिकवाली में। आशु मदान हमारे साथ है। आशु ऐसे कमजोर कड़ियों की कमी नहीं है आज बाजार में, कई पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। ऑयल हो, ऑटो हो, मेटल्स हो, बैंक सब फिर से थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। मिड कैप्स की तो हालत खराब ही है। आपकी क्या अप्रोच रहेगी अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए राधा? हर्षदा इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप नोटिस करेंगे, पिछले दिनों में भी जब हम 9000 प्लस की हमने ओपनिंग देखी थी और निफ्टी पॉजिटिव में था, तो आई थिंक जो स्क्रीन के सामने सारे स्टॉक्स थे उसमें मेजॉरिटी माइनस थे। सो ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमिना इस वक्त जो डिफिकल्ट ट्रेडिंग हो रही है, जैसे संदीप ने भी बोला कि नो ट्रेड जोन टाइप्स हैं या एक क्लैरिटी नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत मिसमैच मार्केट चल रही है। जो इंडेक्स है वो चीज नहीं दिखा रहा, स्टॉक्स वीकनेस दिखाते हैं, इंडेक्स एट टाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी है जितने भी हैं वो 90% बाय कॉल्स हैं कि डिप पे लेना चाहिए। द फियर इज ओनली क्योंकि क्लोजर टू 9000 है, लोग लेते नहीं है और इसी वजह से हम गिरावट भी ज्यादा नहीं देख रहे हैं। सो ये बैंड टूटना अभी भी मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कोई भी इवेंट हो, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब उसकी ओवर प्रिपरेशन होती है ना तो उसके रिजल्ट में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं होगा। सो मुझे प्लस माइनस भी 100 पॉइंट से ऊपर का इवेंट नहीं दिख रहा इन केस ऑफ जितनी भी हम अटकलें लगा लें कि ये कैलकुलेशन शीट्स की ऐसे आएंगी या प्योर मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी। एक बहुत ही प्योर मेजोरिटी और बिल्कुल थम्पिंग विक्ट्री आ जाए तो शायद हम एक बड़ी मूव देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। सो आफ्टर दैट ऑल्सो तब आफ्टर द रिजल्ट मुझे लगता है कि फिर कहीं एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब तक इतनी लो एक्टिविटी है पिछले 1-2 दिनों से, क्योंकि हर एक आदमी वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच है, साइड लाइंस पे है। तो ऐसे में कोई कंक्लूसिव रिजल्ट निकालना मुश्किल है। सो आई थिंक कि निफ्टी में अगर आप जबरदस्ती ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। सो अनलेस यू हैव ए पोजिशनल व्यू, 2 दिन के व्यू में मुझे नहीं लगता कि कोई आइडियल व्यू बन सकता है। लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजी करनी हो, जो कि मैं हर बार अक्सर देता हूं, मुझे लगता है कि 9000 की 1 कॉल प्लस करनी चाहिए प्रदीप, और 9200 की 3 कॉल्स बेच दीजिए आप 1:3 की रेशो में। इस रेशो में आपका एक भी पैसा नहीं लगता एंड यू आर सेफ टिल ऑलमोस्ट 9300। तो नीचे में आपका लॉस होगा नहीं, लेकिन अगर एक 100 पॉइंट की मूव मिल जाती है और हम 9000 प्लस का लेवल देखते हैं और आईवीज ऊपर के कॉल्स की टूट जाएंगी, टाइम भी अगले कुछ दिनों के बाद कम रह जाएगा पोस्ट रिजल्ट, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन के आ सकता है। सो आई थिंक दिस इज द ओनली ट्रेड आई कैन सजेस्ट as far as Nifty is concerned. Otherwise, प्लेन वनीला निफ्टी फ्यूचर प्लस माइनस इज डिफिकल्ट। नाउ कमिंग बैक टू हर्षिता, जो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा, यही एक सबसे बड़ी विपता इस वक्त बनी हुई है कि अगर आप स्टॉक्स ढूंढने जाएं तो बहुत सारे नेगेटिव दिखते हैं और इंडेक्स में वो वीकनेस नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम और देना चाहिए। स्टॉक्स में स्टॉक्स वीकनेस डेफिनेटली दिखा रहे हैं, काफी सारे सेक्टर्स भी दिखा रहे हैं, मिड कैप्स भी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मीनिंगफुल डिप की वेट करनी चाहिए। इवन अगर गैप अप होता है तो रश नहीं करना चाहिए कि अगर बीजेपी की विक्ट्री आ गई या सरकार बन जाएगी तो सब कुछ होगा। मार्केट में स्ट्रेंथ है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि साइडलाइंस पे बैठे रहना इस वक्त बेहतर रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें जो स्ट्रैटेजी आशु बता रहे हैं। निफ्टी 50 9000 का ये कॉल आप देख रहे हैं, 97 रुपए 30 पैसे पे ये फिलहाल चल रहा है, ये आपको लेना है। और इसके सामने आपको 3 ऑप्शंस बेचने हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट बेचने हैं 9200 वाले, वो भी आपको दिखा दें। तो आप 9000 के ऊपर एक तरह से तेजी कर रहे हैं, 9000 के ऊपर जाने पर आपका मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन 9200 वाले जो कॉल आप ये पुट है, कॉल दिखाइए, 9200 वाला कॉल जो आप बेचेंगे उससे आपके कॉस्ट की कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। और दूसरे, अगर मान लीजिए निफ्टी 9150 पे पहुंचा तो 9200 के नीचे ही रहा और वहां से रिवर्स होता हुआ नजर आया, तो इनके आईवी जो घटते हैं उसकी वजह से वो ऑप्शन की वैल्यू बहुत जोर से गिरती है और आधी या 1/3 या 1/4 बाकी रह जाती है।
तो अगर इस रेंज में मार्केट रहा तो आप कॉल पे तुरंत मुनाफा वसूल कर लेंगे 9000 वाले जो आपने ली है, और 9200 वाले पे भी आप देखेंगे कि वहां पर प्राइस काफी कम होंगे, तो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये आप स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, 9000 की कॉल खरीदेंगे और 3 लॉट 9200 की कॉल बेचेंगे। लेकिन अविनाश, MTNL पे जो खबर आई थी, हम चूंकि निफ्टी की बात करने लगे बाजार की, तो हमने इस पे राय नहीं ली। क्या लगता है आपको, अगर मई में मर्जर को फाइनली मंजूरी मिल जाती है, MTNL फिर खरीदने लायक बनता है? मुझे लग रहा है कि प्रदीप ये अभी भी प्रपोजल है, लेकिन अगर होता है फ्रक्टिफाई तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में जरूर तेजी देखने को मिलेगी। आई थिंक मार्केट्स इस बात पे देखना चाहेगा कि इसकी एसेट वैल्यू जो है वो मोनेटाइज कैसे होती है, बिकॉज काफी समय से हमने देखा था कि ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स आए थे कि MTNL शायद अपने नॉन कोर एसेट्स बेच के डेफिनेटली अपना जो कर्जा है और अपने जो लॉसेज है वो थोड़ा कम करेगी। तो आई थिंक इट विल बी अ वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर मर्ज होता है तो कहीं ना कहीं MTNL के लॉसेस कम होंगे और BSNL के बाद, मर्जर के बाद शायद कंबाइंड एंटिटी विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर एंटिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। ऑटो कंपनियों पर एक बार चेक मैं संदीप आपकी लेना चाहूंगी, क्योंकि इस समय देखिए हीरो मोटो, मारुति जैसे काउंटर्स में प्रेशर है और दोनों ही काउंटर्स 20 रुपए एक ने गंवाए हैं, 43 रुपए हीरो मोटो कॉप में गिरावट बनती दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स वैसे भी सुबह से कमजोर था, शॉर्ट करेंगे आप? हल्की सी करेक्शन है अर्षदा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं है कि वन वे फॉल यहां से दिखाई देता है, मे बी 1-2% मोर और जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी वेट करना प्रेफर करूंगा। ओके, तो फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में रहेंगे आप आशु। लेकिन आज तो मुझे लगता है जब सेकेंडरी मार्केट डल सा है, प्राइमरी मार्केट में तो बहुत उत्साह है। कैसा चल रहा है डीमार्ट को लेकर के फिलहाल माहौल, और क्या कह रहे हैं आप? डीमार्ट को लेके आई थिंक प्रदीप, आप लास्ट वीक आप ही के चैनल पे एक स्पेशल शो भी हुआ था हमारा, तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन थी हमारी, और उसके चलते बहुत ज्यादा उत्साह है। आई थिंक काफी टाइम के बाद वो जो एक होता है नॉर्मली ब्रोकिंग हाउसेज में कॉल ज्यादा आते हैं, डीमैट अकाउंट ज्यादा खुलते हैं और इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और ऐसे क्लाइंट्स जो काफी डोमिनेंट रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो आई थिंक वो सिचुएशन डीमार्ट ने थोड़ी सी क्रिएट की है हम सब लोगों के लिए, तो एक बहुत ही हेल्दी सिनेरियो है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली लगाना चाहिए। एंड देयर इज सो मच ऑन द टेबल। अगर आप उनसे पीयर से भी कंपेयर करें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैनेज कंपनी है, और मुझे लगता है कि अच्छी रिटर्न्स, कंजम्पशन थीम भी चल रहा है, ओवरऑल यूफोरिया भी है कंजम्पशन को लेके, बट आई थिंक पर्टिकुलरली स्टॉक में डेफिनेटली जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पर आपकी क्या राय है आशु? नहीं हर्षिता, नॉट ट्रैकिंग, तो मैं ऐसा कोई क्रेडिबल कमेंट नहीं दे पाऊंगा। मेरे ख्याल में आज वो इशू बंद हो रहा है और 4 गुना सब्सक्राइब वैसे हो चुका है। कुछ और काउंटर्स जहां पर आज हम देख रहे हैं वो प्रेशर साफ दिखने लगा है। NMDC 4% की गिरावट पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और NMDC के लिए क्लियरली ऐसी कुछ खास अच्छी खबरें ऑफ लेट आई नहीं थी। अबान ऑफशोर जैसे काउंटर्स हैं जो फिर से स्लाइड करने लगे हैं। अबान और बाकी के ऑयल काउंटर्स पर इनफैक्ट अविनाश आप अपनी राय बताइए, क्या रवैया अपनाया जाए इस पैक पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अबन और दूसरे जो ऑफशोर प्लेयर्स है यहाँ पे हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार का क्रूड का प्राइस है, एक्सपेक्टेशन थी कि सऊदी अरब के प्रोडक्शन कट के बाद प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अभी क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिला है हर्षदा, लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस आइदर स्टेबल या थोड़े से और घटेंगे, और इस कारण ऐसा लग रहा है कि जो इनके जो ऑयल रिग रेट्स है वो शायद इतने जल्दी बढ़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से नतीजे तो डेफिनेटली थोड़े से लैक लस्टर आएंगे आने वाले क्वार्टर के लिए। तो आई वुड प्रिफर टू बी अवे फ्रॉम दीज कंपनीज। मेरे ख्याल से ये कंपनी से थोड़ा सा, जब तक क्रूड के प्राइस पे कोई अपटिक दिखता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से दूर ही रहना बेहतर रहेगा। ओके, ITI देखिए MTNL से ज्यादा तेजी अब यहाँ पे बनती हुई दिख रही है मुझे, तो 11 लाख शेयर्स करीब ट्रेड हो चुके हैं, तेजी 5% के आसपास की है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का बिल्डअप बहुत लगातार बना हुआ है। और हालांकि MTNL वाली जो खबर है वो पहले आ गई थी, ITI में इसके बाद भी अच्छा वॉल्यूम बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किस तरह से अविनाश इसको फायदा होता है इस मर्जर से, और क्या लगता है आपको, कोई व्यू है इस स्टॉक पे?
नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक ये ज्यादातर हार्डवेयर पोर्शन में काम करता है और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हमने सुनी थी। शायद मार्केट इस बात पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी एमटीएनएल का अगर मर्जर क्लियर होता है बीएसएनएल के बाद तो आईटीआई में भी डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या मे बी मर्जर हो और कंसोलिडेशन हो, तो डेफिनेटली इस बात पे डेफिनेटली प्राइस रिवॉर्ड जो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो मुझे लग रहा है कि शायद आईटीआई का एमटीएनएल के मुकाबले में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली जो नॉन कोर एसेट वैल्यू है प्लस उनका जो बिजनेस है वो स्केल अप करने के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो एक क्लियर कट एक्टिव ट्रेड यहाँ पर इस समय ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधे घंटे में हमने देखा है कुछ काउंटर जो निचले लेवल से रिकवर करने लगे हैं, उसमें वोल्टास एक स्मार्ट मूव दिखा रहा है। जेएसएल स्टेनलेस की हम पहले भी बात कर रहे थे और रियल्टी में कोल्टे पाटिल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो निचले लेवल से हल्की सी रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं। इसमें एमटेक, ऑटो, मदरसन सुमी को भी जोड़ा जा सकता है जो आधा % रिकवर कर चुके हैं दिन के लो से। तो ये फिलहाल स्थिति आपकी स्क्रीन पर आती हुई। इस बीच आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए? तेजी करके जाएं या फिर मंदी की पोजीशन? बीटीएसटी या एसटीबीटी, हमारे जानकारों की राय अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उनसे एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि क्या ओवरऑल मूड रहेगा कल का भी। निशान जैन की पहली राय आती हुई और वो कह रहे हैं एचयूएल में तेजी करके चलें और 881 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टॉप लॉस 865 का इस ट्रेड में लगा है। साथ ही डीवीज लैब पर भी एक बुलिश व्यू है। 790 का टारगेट, 772 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में रखें। रजत के बोस.com के रजत बोस बाई कॉल दे रहे हैं भारत फाइनेंशियल्स पे स्टॉप लॉस 840 के, टारगेट 880 पे और बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस 1060 का रखते हुए तेजी करेंगे, टारगेट यहां पर 1103 रुपए के आने की उम्मीद है। सर्वेंद्र, आपके बीटीएसटी या एसटीबीटी? जी, अभी तो निफ्टी के फ्लो के साथ ही जाना चाहूंगा, बट यस कल शाम तक ज्यादा पोजीशंस कैरी नहीं करें, ये मेरी तरफ से भी एक सजेशन रहेगा। और मैं दोनों तरफ क्योंकि कल का ही ट्रेड है तो रिस्क नहीं है, कल स्क्वायर अप हो जाएगा, तो दोनों ही सेल ट्रेड रहेंगे। पहला एचसीएल टेक आई थिंक क्लियरली 850-855 पे स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है लास्ट अब एक 15-20 सेशन हो गए हैं और आज आई थिंक क्लियरली नीचे की तरफ थोड़ा सा रुझान है और लग रहा है कि 830-832 के लेवल नीचे में कल के लिए आ सकते हैं, तो शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस लगा के रखें 856 रुपए 10 पैसे पे। और एक दूसरा शेयर है जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वो मुझे लग रहा है बाटा है, तो बाटा को भी बेच के काम करें। 490 का टारगेट रखें नीचे में और एक स्टॉप लॉस लगाएं 505 रुपए 10 पैसे पे। ओके, ये फिलहाल ट्रेड इस समय। वागले साहब, आपके रेडार पर कौन से हैं? आपने इनफैक्ट कहा था निफ्टी में ट्रेड नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिख रहा है, तो क्या चुना है आपने? हर्षदा, मैं एक बाय करके चलूंगा, एक बीटीएसटी और एक एसटीबीटी सेल करके चलूंगा। बीटीएसटी में मैं बजाज फाइनेंस, आई थिंक रजत ने भी कहा था, मैं भी उसी के साथ जाना चाहूंगा 1071 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1101। और एसटीबीटी में टाटा स्टील में बेचकर चले। मेटल्स में मुझे थोड़ी सी हल्की सी वीकनेस दिखाई दे रही है, कल परसों में 4-5% की डाउनसाइड दिखती है, तो 479 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 468, ये फॉर अ टारगेट ऑफ टुमारो ओनली। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी आ रही है। बीटीएसटी और एसटीबीटी हर तरह के आइडियाज हैं आपके लिए जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक सेक्टर जो मुझे कमजोर होता हुआ फिर से दिख रहा है वो है मेटल का। आज भी देखिए नाल्को पे नजर डालिए, नाल्को पिछले कुछ मिनटों में 2% और गिर गया है। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, ज्यादा लिक्विड स्टॉक है। वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और इन सभी में पिटाई बदस्तूर जारी है। दोपहर बाद थोड़ा सा उछाल जरूर आया था। सर्वेंद्र, यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा स्टॉक दिखता है जहां आज भी आप शॉर्ट होल्ड करके जाएंगे या नया शॉर्ट बनाएंगे? नहीं, आई थिंक थोड़े से घट गए हैं तो शॉर्ट्स होल्ड करके जाएंगे। नए शॉर्ट्स बनाने के लिए तो आई थिंक थोड़ा सा एक बाउंस चाहिए होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मेटल्स ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेटल्स हमारा फेवरेट सेक्टर था आज से 3-4 क्वार्टर पहले, बट अब ऐसा लग रहा है कि काफी ओवर स्ट्रेच्ड है और अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आराम से यहां से और 5 से 10% दोनों स्टॉक्स में निकल सकता है। टाटा स्टील में थोड़ा कम, बट वेदांता मेरे को लगता है कि अभी भी यहां से 18 से 20 पॉइंट और नीचे जा सकता है। 220-230 तक के स्तर भी नीचे छू सकता है, बट उसमें टाइम लगेगा। सो आई थिंक अगर ट्रेड बिठाना है तो बाउंस में वेदांता ही सबसे वीक लग रहा है और इनफैक्ट टाटा स्टील भी आई थिंक करेक्शन थोड़ा डीपन हो सकता है, 5 से 6% और यहां से भी आई थिंक वीकनेस दिख रही है। तो इंटायर पैक में एक करेक्शन है, बट इनमें ये व्यू क्लियर है कि नीचे में इनको बाय करना है, तो आई थिंक 220-230 के आसपास वेदांता एक अच्छा बाय रहेगा अगर वहां से किसी को बाय एंड होल्ड वाला ट्रेड करना है। और
आई थिंक करीब 460 के आसपास मैं टाटा स्टील में भी एक लॉन्ग ट्रेड डालना चाहूंगा। वोल्टास एक स्टॉक जिसमें हमने देखा एक रिकवरी मोड में काउंटर है। कुछ ही देर पहले मेरी नजर इस पर गई थी और ये स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर पिछले आधे घंटे में आया है। अब कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। संदीप वागले जी बताइए क्या तेजी की जाए? अच्छा, तो इसमें मेरा वीकली पैटर्न वीकली व्यू काफी पॉजिटिव है और जैसे ये स्टॉक 400 के ऊपर निकलता है, जो मेरा मुझे लगता है ये निकलेगा अगले कुछ हफ्तों में, तो ये 460 से 480 का टारगेट होगा। फिलहाल आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं 1-2 दिन के लिए तो 400 का टारगेट होगा। ऑन द डाउन साइड 360 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक वीक होगा। विनाश, क्या ये समय आ गया है वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी जैसे आइडियाज पर एक बार फिर रीचेक लेने का? आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक हर्षदा, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स टिपिकली हमको लग रहा है कि पॉसिबली एक अच्छे अप ट्रेंड के लिए रेडी है और हमको लग रहा है कि अगर किसी का 6 to 12 मंथ का नजरिया है तो डेफिनेटली वोल्टास डेफिनेटली कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का आई थिंक इनका सीजन समर के महीनों में शुरू होता है, आई थिंक गर्मी पहले से काफी जल्दी शुरू हुई है और आगे हमको लग रहा है कि होपफुली आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन एक्सपेंशन के लिए शायद आने वाले 2 क्वार्टर्स में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक वोल्टास कैन बी अ गुड प्रोपोजिशन प्रोवाइडेड थोड़ा सा टाइम विंडो इज स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए इस बीच आपको एक बार बता दें कि क्या स्टेटस है दोनों आईपीओस का, डीमार्ट और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करीबन 20 गुना 20 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहा है। ये आंकड़े फिलहाल हमारे सामने आते हुए इस वक्त के जो ताजा डिटेल्स हम देख पा रहे हैं। वहीं अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट की पोजीशन देखें तो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा पूरा भर चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है अब धीरे धीरे, और रिटेल हिस्सा भी पूरा भर चुका है। लेकिन अगर आप रिटेल सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें तो करीब आधा ही भरा है, यानी अब भी मौका है। दूसरी तरफ जो एनआईबी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पोर्शन होता है वो काफी कम भरता हुआ, अभी तक केवल 35% के आसपास भरा है। तो ये डिटेल्स फिलहाल हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं। पहले ही दिन पूरा भर चुका है ये हम कह सकते हैं ओवरऑल, लेकिन यहां पर अलग अलग कैटेगरीज की पोजीशन भी आपको देखकर चलनी चाहिए। आखिरी मिनटों के दौरान आइए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर खास तौर पे मूवमेंट देखे जा रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ कई एक मिड कैप्स में एक के बाद एक मूवमेंट आती हुई नजर आई है। नाल्को की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, यहां पे आप देखिए करीब 7 लाख शेयर्स की बिकवाली पिछले कुछ मिनटों में आई है। जेट एयरवेज भी ऊपर के लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है ये डिटेल आने के बाद कि दरअसल जो एविएशन को राहत मिली है एविएशन फ्यूल पे दिल्ली में, वो केवल नॉर्थ ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स के लिए है। तो करीबन 11-12 लाख शेयर्स बिकने के लिए सारी जो रीजनल कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट्स हैं उन पर ये लागू होगा। तो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर दूसरे इलाकों में भी जो छोटे छोटे शहर हैं या फिर टियर 3 सिटीज हैं जहां पर ये सेवाएं अब शायद बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आप देखिए कि करीब करीब जो पूरा फायदा था बड़ा हिस्सा उसका निकल गया है। हाँ। कि जैसे क्लैरिफिकेशन आया, पहले तो लगा कि बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आपको ETF सस्ता मिले तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाए हैं। अब लेकिन कुछ और काउंटर्स हालांकि जो स्टैंड आउट कर रहे हैं आज के ट्रेड में, उसमें आप गौर करेंगे तो कोल्टे पाटपुर में एक ठीक ठाक रिकवरी 2-2.5% ऊपर ये काउंटर। बालाजी टेलीफिल्म्स में हमने देखा एक अच्छा मूव आया है, कोई ऐसे ट्रिगर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 1% का उछाल इसमें गुजरात गैस जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ी सी खरीदारी, जैन इरिगेशन वाले प्लेयर्स फिर से एक्टिव होते हुए, और टाइटन में भी हल्का सा पॉजिटिव टिक है, एक रनवे रैली नहीं लेकिन कुछ इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है। इनफैक्ट जैन और टाइटन दोनों में से एक मीडियम टर्म या फिर इवन सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्ले सर्वेंद्र कुछ पसंद करेंगे लेना इस समय जाते जाते? आई थिंक टाइटन क्लियरली अगर आप देखें लास्ट 4-5 सेशन से अच्छे कंसोलिडेशन में है, तो आई थिंक अगर किसी को लेना है तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 432 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में एक 10 से 20 पॉइंट का ट्रेड अगर लेना है तो ले सकते हैं। आई थिंक सेटअप्स ठीक है उसके। ओके। इस बीच आप देखिए वी मार्ट में ऊपर का सर्किट लग चुका है। फ्यूचर रिटेल में पिछले कुछ मिनटों के दौरान खरीदारी और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दुगने वॉल्यूम के साथ आज ये स्टॉक 4-4.25% ऊपर है। और अगर आप आखिर के 15-20 मिनट भी देखें तो वहां पर और नई खरीदारी आई है। देखिए ये स्टॉक दिन के हाईस पे पहुंचता हुआ। आशु, क्या डीमार्ट की वजह से इस पूरे सेक्टर की ये जो रीरेटिंग हो रही है ये चलेगी या सिर्फ जब तक आईपीओ खुला है तब तक?
प्रदीप काफी रनअप आ चुका है। जैसे मैंने बताया था कि पूरा सेक्टर ही यूफोरिया में है एंड जनरली जो पास्ट डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे यूफोरिया में सारे स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, सिलेक्टिव ही रहना चाहिए। वी मार्ट में फिर भी मैं बोलता हूं कि शायद हेडरूम अवेलेबल है क्योंकि वो टियर 2 सिटीज में है, बिगनिंग है अभी और काफी हेडरूम अवेलेबल है। बट हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं है कि उसमें भी रनअप नहीं हो चुका, उसमें भी हमने देखा है शार्प रनअप हुआ है। सो मुझे लगता है कि ये जो करंट सिचुएशन है इट इज मार्केट ड्रिवन, इट इज आईपीओ ड्रिवन, इट इज ओवरऑल कंजम्पशन थीम ड्रिवन। और ऐसे में अक्सर क्या होता है कि कभी ऊपर के रेट्स में कुछ चीज ले लें तो काफी टाइम तक मुझे लगता है कि होल्ड करनी पड़ सकती है। सो इवन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्पटेशन टू बाय एट दीज लेवल्स बिकॉज एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस एंड गुड, बट दीज आर द सिचुएशन जब आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के, डिसिप्लिन रह के वेट करना चाहिए, अपने भाव से चीज लेनी चाहिए। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन जरूर काफी बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है डिप्स पे जरूर लेना चाहिए, अभी नहीं। एक अपॉर्चुनिटी डिप्स में ही ढूंढे इन स्टॉक्स में, उससे पहले नहीं। बैंक्स में जो सहारा मिला है उसमें ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक एक स्ट्रांग प्ले है आज, जो कैनरा पेंशन फंड के इंटरेस्ट पर तेजी आई स्टॉक में। आशु, आपकी क्या कॉल रहेगी A25 पर? क्या रिटेल निवेशकों को यहां पर पैसे लगाने चाहिए अब? यस, आई थिंक हर्षदा, इसमें मुझे लगता है कि अभी प्ले अवेलेबल है और इवन इन मतलब नॉर्मल मार्केट सिचुएशन भी अगर उसके मद्देनजर देखें तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक लेके होल्ड भी कर लें और एक दो दिन की मूवमेंट बिकॉज ऑफ सम इवेंट को अगर आप निकाल दें तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा स्टॉक रहना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी PSU बैंक्स में नहीं हाथ डालना चाहिए क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से टॉपिश सिग्नल आए हुए हैं। इंस्पाइट ऑफ मार्केट भी कोई बहुत बड़ा अपमूव नहीं नजर आता, बट आई थिंक कोटक बैंक में जरूर एक प्ले अवेलेबल है। वागले साहब, एक स्टॉक देखिए कैपिटल फर्स्ट, जाते जाते यहां पर खरीदारी हो रही है, अभी और भी दिन के हाईस के करीब ही मेरे ख्याल से ये बंद होता होगा। 3 गुना वॉल्यूम है, अच्छी तेजी है, लेके जाएंगे? प्रदीप बिल्कुल लेके जाएंगे, पैटर्न बहुत क्लियर है। आई थिंक लेके जाना चाहिए। 645 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 700 के ऊपर बहुत जल्दी जाएगा। 3 या 4 दिन में 700 710 तक जा सकता है, रेट बिल्कुल बनता है। ओके, आइए देखते हैं इसके अलावा आखिरी मिनटों में और कौन से स्टॉक हैं जहां पर तेजी देख रहे हैं। कोलते पाटिल, कुछ देर पहले हर्षदा आपने नजर डाली थी, करीब 1.5-2% की तेजी यहां पर अब बनती हुई दिखाई दे रही है। और भी बाजार में हालांकि ओवरऑल आप देखिए रुख थोड़ा मंदी की तरफ दिख रहा है, आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो वॉल्यूम आ रहा है वो तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। गिरने वाले स्टॉक में ऐसा कोई वॉल्यूम हो, कोई पैनिक हो, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा है नहीं। तो कुल मिलाकर शायद एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्या आशु, आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि एक अच्छी तेजी बाजार में आई है निचले स्तरों से, और चूंकि हम लोग हर रोज नजर रखते हैं, सर्वेंद्र और वागले साहब हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, हमने देखा है कि डिसाइसिव कोई सेल कॉल अब तक जनवरी के लास्ट वीक से मुझे दिखाई नहीं दिया है, लगातार एक तरफ ही जा रहे थे। तो क्या अब एक बड़े इवेंट के पहले पोजीशन हल्की करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से हम नेगेटिव मार्केट ब्रेथ देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में? प्रदीप, आई थिंक डेफिनेटली हल्की हो रही है क्योंकि एक जनरली ऐसे इवेंट से पहले, क्योंकि पास्ट में जो नॉर्मल रिटेल निवेशक है या रिटेल ट्रेडर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एडवाइस, वो भी बहुत सेंसिबल हो गया है कि ऐसे इवेंट से पहले रुकना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप जनरली भी बात करें, क्योंकि हम 8,000 से 9,000 आ चुके हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिंग अंडर ओनरशिप है, यही इस मार्केट को रोके हुए है। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आती है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे पास आ जाए, क्योंकि मार्केट अंडर ओन्ड है और मार्केट में कोई पोजीशन, ये राय सभी की है कि बड़ी गिरावट तो आएगी नहीं। अगर मेरे पास कोई डिलीवरी बेस्ड पोजीशन है और मेरा कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक में और मार्केट में, मैं बेचूंगा तभी ना जब मुझे लगे कम से कम 10% नीचे ये मिलने का चांस है। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा प्रदीप। ऑन द कॉन्ट्री, अगर जितनी पोजीशन है उनको होल्ड करनी चाहिए और हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल जरूर बेच देनी चाहिए, क्योंकि इवेंट से पहले कॉल्स के रेट भी काफी आईवीज बढ़ी हुई हैं। तो अगर इवेंट ऊपर में जाता है और आपके पास डिलीवरीज होती हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर नीचे जाता है तो एटलीस्ट वो कॉल्स का जो प्रीमियम है वो आपके घर आ जाएगा और अगले आपके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आई थिंक मार्केट में ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखता ही है। अगेन यू विल बी बैक टू नॉर्मल वेज ऑफ द मार्केट। सो आई थिंक अपनी पोजीशन को होल्ड करके ऊपर की कॉल्स बेच के जरूर हेज करना चाहिए। इस बीच बैंक निफ्टी पर एक फटाफट नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये 80 पॉइंट ऊपर अब आ चुका है। एक बहुत स्ट्रांग मूव इस इंडेक्स ने दिखाया है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अब कौन से बैंक्स ने ये कमाल किया है ये भी आपको बता देते हैं। पिछले आधे घंटे में एक्सिस में खरीदारी, DCB, येस बैंक जैसे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा तेजी का मूव है। इनफैक्ट येस बैंक और RBL पर वागले साहब चार्ट्स क्या कह रहे हैं?
अर्शदा, येस बैंक तो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मैं अभी भी एज अ ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो वैसे पॉजिटिव है, बट इवन शॉर्ट टर्म एज अ ट्रेड यहाँ पर ले जा सकते हैं एज अ BTST। वो पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। 1465 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है ये स्टॉक 1520 1530 तक शायद फ्राइडे तक जा सकता है। ओके, एक्सिस बैंक पे आपको जरूर नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 16-17 लाख शेयर्स की अभी यहाँ पे डील होती हुई नजर आई है और ये तेजी से आपको एक उछाल दिखा रहा है। तो ये है एक स्टॉक जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ किसी ने जाते जाते शेयर खरीदे हों, ऐसा लग रहा है। ये एक स्टॉक तो फिलहाल हमारी नजर में ऐसा आ रहा है जहां पे वॉल्यूम का सपोर्ट है और तेजी देखने को मिली है, लेकिन बाजार बंद होने के करीब पहुंच चुके हैं और आज आइए नजर डालते हैं कैसी हो रही है क्लोजिंग। कुल मिलाकर 8,930 के आसपास क्लोजिंग की संभावना फिलहाल नजर आती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग लेवल था, लेकिन 8,950 के नीचे आ गए। 8,900 से नीचे हम नहीं गए, इतनी राहत जरूर होगी। आखिरी मिनटों में अब बाजार के जो विनर्स नजर आएंगे, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, HDFC बैंक, तो ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को संभाला है। इसके अलावा बॉश, जी एंटरटेनमेंट और आयशर मोटर्स कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज हमने खरीदारी का रुख देखा है। दूसरी ओर मेटल काफी कमजोर हुए हैं और IT, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पे हमने दबाव बनते हुए देखा और इन्फोसिस भी नुकसान के साथ बंद होते हुए। मिड कैप्स के लिए एक बहुत खराब सत्र रहा है प्रदीप। यहाँ पर हमने देखा चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां हो, हिंदुस्तान मोटर्स, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, इन सबकी धुलाई हुई है आज के सत्र में। NFL, लॉयड इलेक्ट्रिक, PFC, ग्रीव्स कॉटन, ये सभी काउंटर्स हैं जो काफी कमजोर रहे थे। 2-2.5% तक का नुकसान और हैवी वॉल्यूम्स पर इनफैक्ट कुछ काउंटर्स पिटते हुए दिखाई दिए। हालांकि एविएशन ऑफ कोर्स एक स्टैंड आउट मूवर जरूर था। दिल्ली सरकार की ओर से जो डेवलपमेंट्स आए, लेकिन ये काउंटर्स भी अपने डेज हाई से काफी हल्के होते हुए। प्रिज्म सीमेंट में हमने देखा आखिरी आधे घंटे में 2.5% का उछाल आया और 1% ऊपर जाकर टिक रहा है काउंटर। करियर पॉइंट, जेन इरिगेशन, पटेल इंटीग्रेटेड, पावर ग्रिड, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखा कुछ तेजी की पोजीशन आज के सत्र में बनती दिखाई दी। तो बहुत ही मिक्स सेशन रहा है और आखिरी मिनटों में तो बैंक निफ्टी ने ही सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई। बिल्कुल, और फाइनली क्लोजिंग 8926 निफ्टी के लिए आती हुई। सेंसेक्स 28,900 के थोड़ा ऊपर और बैंक निफ्टी 20,700 से थोड़ा नीचे बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट का रुख देखिए तो हम कह सकते हैं कि 4 स्टॉक ऊपर तो 9 स्टॉक नीचे। मार्केट ब्रेथ कमजोर रही और हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर जो आपको बताता है कि बाजार में पैसे आए या बाजार से पैसे निकले, 5 लाख करोड़ के काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, टर्नओवर के साथ आज 45 पर ही अटका हुआ है काफी वक्त से। तो ये बाजार का रुख लगातार थोड़ा सा नेगेटिव ही बता रहा है। इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन इसके पहले अविनाश ये बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को अब इवेंट के पहले क्या रणनीति बनाने की राय दे रहे हैं? नहीं, हमको लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक इवेंट बोथ साइड्स हो सकता है। मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली आई थिंक हम लोग ने कहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स है वहां पे डेफिनेटली निवेश का मौका है, नॉट ओनली एट द करंट लेवल्स बट अगर इवेंट में कोई नेगेटिव सरप्राइज भी आता है प्रदीप, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे इंडसइंड बैंक है, कोटक है, फेडरल बैंक है, यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि इवेंट आएगा और जाएगा, लेकिन आगे आने वाले कम से कम नेक्स्ट ईयर के लिए FY18 के लिए ये जो 2-3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है और अच्छा अपसाइड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका और अविनाश आपका भी, इसके साथ ही वागले साहब और साथ ही सर्वेंद्र आपसे भी हम इजाजत लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आ रही है स्टॉक 2020 की। तो आज के वॉलेटाइल सत्र में भी हमारे दोनों कैप्टन्स ने काफी बढ़िया कमाई की है। नीरज ने बाजी मारी है 2.85% के रिटर्न्स, लगभग 3% के रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए। हेमंत की टीम ने 1.5% की कमाई अपने नाम की। अब देख लेते हैं किस तरह की टीम हमारे दोनों कैप्टन्स ने आज सुबह में तैयार की थी बाजार खुलने से पहले। MTNL, गुजरात फ्लोरो, एस्ट्रल पॉली और मिलीटून्स एंटरटेनमेंट, ये नीरज की टीम का हिस्सा है और इन सब में आप देखिए काफी बढ़िया रिटर्न इनके बने हैं। वहीं हेमंत की टीम में ITI और ITI में आज हमने देखा बाजार बंद होते होते काफी तक भी तेजी आई। गोल्डन टोबैको, आर्चीज और IIFL होल्डिंग्स भी इस टीम का हिस्सा बना।
और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आज के मार्केट का पूरा रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में ब्रेक के बाद नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।